Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है एग्जाम पर चर्चा के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेकर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके लिए आपके द्वारा पूछे गए या आपके जहन में चल रहे बहुत सारे सवाल और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ खास तौर से दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रीजनिंग के लिए संजीव सर एंड हमारे मैथ सब्जेक्ट के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी सर। आज आप सब लोगों से बात करेंगे, सर लोगों से बात करेंगे। सर लोग को लंबा समय हो गया, इट्स बीन मोर देन 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो सर लोगों ने लंबे समय से एग्जाम में परिवर्तन होते हुए देखा है और उसी के आधार पे सर अपने जो ओपिनियंस हैं प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की वजह से एक बेहतर आइडिया है और सर लोगों से हम क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों की तरफ से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। राघवेंद्र सर, सबसे पहले मैं मैथ्स से ही स्टार्ट करना पसंद करूंगा क्योंकि मैथ्स में एक जनरल जो थॉट है कि प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी होता है। रीजनिंग को लेकर यदि हम बात करेंगे तो सर रीजनिंग में क्या है कि वो एक ऐसा है जो कभी किसी ने नहीं पढ़ा, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो, साइंस का हो या फिर किसी तरीके का बैकग्राउंड उसका हो, आर्ट्स का हो। मैथ्स को लेकर सर जनरली कुछ सवाल बनते हैं। एक तो जो हमारे एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो एकेडमिक वाली मैथमेटिक्स से टोटली डिफरेंट होती है और इसके लिए कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। सर आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप एग्जाम का पैटर्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रीलिम्स का, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से इसको जाना जाता है। इसके नाम का क्या रिलेवेंस है और इस एग्जाम में इस सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। पहला तो चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बचपन से ही किसी भी एग्ज़ाम को जब फेस करते हैं तो उस एग्ज़ाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। वैसा ही हम यहाँ पर भी देखते हैं। जब हम एसबीआई की स्पेशली बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि एसबीआई अपने आप में ना सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक सेटर के तरीके से वर्क करता है। यानी कि वो अपने आप में एक प्रोग्राम बनाता है, वो आगे आने वाले दूसरे बैंकों के लिए एक स्टेप डिसाइड करता है कि वो कैसे एग्जाम्स लेगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न के होते हैं। प्रोसेस वही होता है जैसा बाकी एग्जाम्स में होता है, बस हाँ एक फ़र्क आता है कि यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है या आप ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मलाइज देखें किसी भी एग्ज़ाम में सिंगल वेरिएबल क्वेश्चंस हैं तो एसबीआई उन्हें मिनिमम 2 वेरिएबल्स पर रखता है, तो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा होना पड़ता है। एसबीआई की प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए, केवल एसबीआई नहीं, आप पहले जब सिलेबस चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो प्री एग्ज़ाम है उसमें और मेंस में बहुत फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो आ रहा है वो एग्ज़ाम के नाम में अगर देखेंगे तो फ़र्क मिलेगा आपको। जैसा सर आपने बताया तो प्री के एग्ज़ाम में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन जैसे ही हम मूव कर जाते हैं मेंस की तरफ वहाँ इसको डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो उसका रीज़न सिंपल सा है, क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं। डीआई प्री में भी पूछी जाती है और डीआई ही मेंस में भी पूछी जाती है, लेकिन एक फ़र्क बहुत बड़ा है कि जहाँ आपसे प्री के एग्ज़ाम में डीआई डायरेक्ट लगभग पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वहीं आप जैसे ही मेंस में पहुंचते हैं तो वहाँ मिसिंग चीज़ें मिलने लगती हैं, एनालिसिस आ जाती है। यानी जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस में जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो सारा डेटा वहाँ दिया हो, मे बी आपको कुछ डेटा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन उसका यूज करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर प्रिपरेशन टाइम पर आप इसे मैनेज करके चलते हैं तो आसानी से हो जाएगा। इसके लिए हम आपके साथ हैं, हमारी ब्रांचेज आपके साथ हैं, उनमें आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपकी क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पैटर्न की बात करें तो 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स। अगर प्री के मैं पैटर्न की बात करूं तो 35 आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी, जिनके लिए आपको 35 मार्क्स ही मिलते हैं। और एक जो टाइम अलॉट होता है, क्योंकि बैंक का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्ट में टाइम बाउंडेड होता है, करेक्ट। तो
20 मिनट्स का टाइम आपको अलॉट है आप सभी के लिए, चाहे जिस फील्ड से आप हो। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए जो टाइम स्लॉट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस का, जिसके लिए 35 मार्क्स आप श्योर करेंगे अपने 20 मिनट्स के अंदर। सर एक इसी तरीके से सर मेंस की मैं बात कर लूँ यहीं पर, तो आप लिंक बना पाएंगे उसका। हाँ मेंस के अंदर जाते ही क्योंकि पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, तो आपको 30 क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस की संख्या 5 कम कर दी गई है, लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, लेकिन मार्क्स का वेटेज यहाँ बढ़ा दिया जाता है। तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं और उसी के साथ साथ आपका जो टाइम है वो भी काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, मोर देन डबल कर दिया जाता है। यानी अब आपको जो टाइम अलॉट किया गया है वो 45 मिनट का होता है। तो ये एटीट्यूड जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी कि जहाँ मोर देन डबल टाइम आपको अलॉट कर दिया गया प्री के कंपेरेटिवली मेंस में, तो जाहिर है कि वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस को एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आपसे इंटरप्रेट कराने की कोशिश करेंगे। तो उससे आपको घबराना नहीं है कि प्री में तो मुझे 40 सेकंड लगते थे क्वेश्चन को करने में, लेकिन यहाँ पर मुझे 1.25 मिनट लग जा रहे हैं या 1 मिनट्स लग जा रहे हैं। तो वो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ इतना लगेगा ताकि आप अपने आप को संभाल सकें सर, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे एग्जाम में। यहीं पे प्री और मेंस का जो अप्रोच का डिफरेंस है वो क्या है? यानी मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अप्रोच कोई नहीं है। आपको सिर्फ देखिए जो आपने तैयारी की है, यानी जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं वही बेसिक्स आपकी प्री में काम आएगी, वही बेसिक्स आपकी मेंस में काम आएगी। फर्क सिर्फ है आपको अपने आप को अप्लाई करने का। आप जब प्री लेवल पर अप्लाई करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का पैटर्न वैसा है। लेकिन जैसे ही आप मेन पे स्विच करते हैं, अगर आपका माइंड सेटअप प्री वाला है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने में भी समय ज़्यादा लगेगा। मोर और लेस मैं बोलूं कि शॉर्टकट जैसी कोई भी तकनीकी शायद काम आए आपके, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांसेस होते हैं। ऐसे में सर पेशेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत मेंस एग्जाम में आ जाती है। 80% आपका सिलेक्शन पेशेंस से ही होना है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है आपको पहले से, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, पेशेंस खूब है लेकिन सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन होगा अगर पढ़ा है और साथ में पेशेंस रख लिया, यानी कि मेंस और प्री के बीच में डिफरेंशिएशन करना अगर आपने सीख लिया है तो आप आसानी से कर लेंगे। आपको बिल्कुल घबराने के पहला तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 प्री में भी करने हैं और 35 और 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 मेंस में करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें पहले दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये पेपर ऐसे होते हैं जिनमें शायद ही कोई बिरला हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन शायद ही कोई बिरला हो जो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। मुझे खुद को सिक्योर करना है तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा कि जनरलाइज वे में मैं 30 में अगर 20 क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ मेंस में और 35 में 25 और 22 मैं प्री में कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सेफ हो जाऊंगा। रेस्ट सब्जेक्ट्स आपके वो डिसाइड होंगे, उनसे तय होगा। क्योंकि अगर आप क्वालिफाइंग देखोगे तो बच्चे पीछे के एनालिसिस करके देखो तो प्री में 60% से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी क्वालिफाइंग गया होगा SBI में। करेक्ट सर, जो प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच की बात कर रहे थे हम लोग, एक चीज़ और समझ में आती है कि कहीं प्रीलिम्स जो है वो स्पीड बेस्ड है, जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है, लाइक 35 क्वेश्चंस हैं, देन आपको सारे 35 में से 35 के लिए जाना चाहिए। वहीं मेंस में आपका चुनाव बहुत मैटर करता है, ऐसा है सर? मुझे लगता है चुनाव आपका प्री में भी मैटर करता है। अच्छा, देखिए अगर मुझे क्लियर है कि मुझे 35 में 22 पर जाने पर सेफ हो जाना है, 25 जाने पर सेफ हो जाना है, तो मेरा अप्रोच पहले दिन से होना चाहिए। अपने आप में मेरी खुद की एवेल्यूएशन होनी चाहिए इस बात पर कि मैं किन जगहों पर कंफर्ट फील करता हूँ। हर स्टूडेंट का अपना एक कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन होता है। कोई कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होता है और किसी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। तो ये आप खुद डिसाइड करिए। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर जो मॉक टेस्ट देते हैं, जिसे हम स्पीड टेस्ट कहते हैं, रेगुलर बेसिस पर दीजिए, क्योंकि आपके पढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी का रिदम होना बहुत है। जैसा हम लोग कई बार ये बात कह चुके हैं कि आप सिर्फ ब्रेन से पढ़ाई नहीं करते हैं, आप मसल्स से भी पढ़ाई करते हैं। ब्रेन के साथ साथ आपके जो बॉडी होती है ये भी पढ़ती है। अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा दिया तो 100% आप सीख जाएंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ब्रेन से पढ़ा है और मसल्स आपकी उस बात के लिए रेडी नहीं है, अब क्वेश्चन उठता है सर कि मसल्स रेडी कैसे हों? तो मसल्स रेडी होती है प्रैक्टिस से।
Correct. जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, बार बार चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो आपकी आईज ही नहीं उसे देखती हैं, यानी आपका ब्रेन ही उसे नहीं पढ़ता है, आपकी बॉडी उसको पढ़ लेती है। और कई बार ऐसा होगा कि आप शायद दूसरा काम कर, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको आप कोई दूसरा काम करते हुए भी कर लेते हैं। वो इसलिए साइकिल चलाना है, आप बात करते हुए भी साइकिल चला लेते हैं। बिल्कुल। अगर आपको साइकिल चलानी आती है और अच्छी प्रैक्टिस है तो कंडीशन है उसके साथ, कंडीशन अप्लाई। सेम हेयर कि अगर आप एक क्वेश्चन को इतनी बार कर लें कि उसका पैटर्न लगभग आपको समझ में आने लगे, आपके शरीर को समझ में आने लगे, तो छोटे मोटे चेंजेस को आपका दिमाग हैंडल कर लेगा, रेस्ट थिंग्स को आपकी बॉडी हैंडल कर लेगी। और इन दोनों के अच्छे कॉमन जो सामंजस्य है, कॉम्बिनेशन से आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। क्या बात बोली है सर। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं? वैसे तो जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं प्रीलिम्स को ख़ास तौर से अगर हम ध्यान में रख के बात करें, तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आते हैं मोटे तौर पे, अगर आप एरिया बता सकें, और उनके लिए हमारे दिमाग में कैसा माइंडसेट होना चाहिए एग्ज़ाम में अप्रोच को लेकर, इवन दो प्रिपरेशन को लेकर भी? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा पार्ट आपने पूछा सर, जी। क्योंकि हम लोग जो पीछे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है एक तरीके से। जी। कि जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो बैंकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि प्री की बात करें या मेंस की बात करें, मेंस में तो मोर देन 50% आप डीआई ही देखोगे, इसके अलावा क्वेश्चंस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे साइड से क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, बट उनका पैटर्न बदला हुआ होता है। जब मैं पहले प्री की बात कर लूँ तो प्री में भी अगर आप देखोगे तो डीआई के क्वेश्चंस आपको मिनिमम 10 से 15 तो मिलने ही मिलने हैं। कई बार ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन नॉर्मली देखा गया 15 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 10 से कम भी नहीं होते हैं। तो 10 और 15 दो ही सेट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कोशिश, अब कभी एग्जाम का पैटर्न बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक डीआई का मतलब 5 क्वेश्चंस का सेट होगा। तो आपको इसका मतलब 3 डीआई मिनिमम मिलनी ही मिलनी है, यानी 15 क्वेश्चंस मिलने हैं आपको। बहुत कम करेगा तो वो 3 कर देगा, सॉरी 2 कर देगा, यानी 10 क्वेश्चंस कर देगा। तो डीआई से तो आपका पीछा नहीं छूटना है। करेक्ट। इन डीआई के अलावा आपके 10 क्वेश्चंस से लेकर 5 क्वेश्चंस के बीच में लैंग्वेज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी जो आपकी परसेंटेज से रिलेटेड होती है, जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट से या एसआई से रिलेटेड होती है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है, बोट एंड स्ट्रीम से, यानी टाइम एंड वर्क, इन तरह के जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड होती है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं। रेस्ट एक इनइक्वालिटी का चैप्टर आता है, जो कि 5 क्वेश्चन का एक बंडल होता है। एक बार कभी किसी एग्जाम में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 5 क्वेश्चंस का बंडल होता है। और जो मुझे लगता है कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स को सबसे आसान लगने वाला चैप्टर है। तो ये 5 क्वेश्चंस को तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जहां भी दिखाई दे जाए, क्योंकि दिखते ही मिलते ही आपको पता लग जाता है कि ये 5 वो क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे करना ही करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है उसके बाद कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। डीआई छोड़ना या ना छोड़ना ये शायद कहना बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, डीआई को आप एक बार पढ़ें जरूर, क्योंकि डीआई को पढ़ते ही आपको ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है या कम है, आइडिया हो जाता है। अगर आप ये पहली बार कर रहे होंगे तो भले ही आपको ये प्रॉब्लम खड़ी हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करके अपनी कमजोरियों को जितनी जल्दी रिजॉल्व कर दें उतना अच्छा आपके लिए होगा। एग्ज़ाम हॉल में जाकर ये प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं है, फिर वो एग्ज़ाम आपके लिए एक अटेम्प्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। करेक्ट। सर प्रिपरेशन को लेकर अगर मैं बात करूं कि अगर आप होते एग्ज़ाम दे रहे होते और आपको एसबीआई का एग्ज़ाम देना होता, आपको पहली बार उसका पूरा सिलेबस पता चल रहा है, आप उसको कैसे डिवाइड करते, या एक नए बच्चे को क्या सलाह देंगे कि प्रिपरेशन को किस तरीके से वो डिवाइड करे और प्रिपरेशन को लेकर वो कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला चीज़ तो जो पेपर है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जी, उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। मैं अभी फोकस आपको मैथ्स के ऊपर कर रहा हूँ, रेस्ट जो चीज़ें होंगी वो दूसरे लोग आपसे डिस्कस करेंगे, आपके टीचर्स आपसे डिस्कस करेंगे। मैथ्स को लेकर, क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, जीए भी पढ़ना पड़ेगा, क्वांट भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन टाइम बढ़ाइए। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत कंफर्ट फील करते हैं और किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपकी कंफर्ट जोन उतनी नहीं है, तो आपको अपनी पढ़ाई, अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस
उधर ज़्यादा देना पड़ेगा जहाँ आप थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम वाइज डिसाइड होता है कि कहाँ पर क्या कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं। सपोज ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, फिर आप सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। जैसे कि मैथ्स में आप आ गए, तो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका सोचना पड़ेगा, क्वेश्चंस को एक बार में पढ़ के समझने का। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है बच्चों के साथ वो ये देखी है सर कि बच्चा क्वेश्चन तो करता है लेकिन वो एक बार में इससे अंडरस्टूड नहीं कर पाता है, उसे मल्टीपल टाइम रीड करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी आदत नहीं है सर। यहीं पे एक और चीज आती है, कई बार बच्चों को ऐसा देखा गया है कि भरोसा नहीं होता। लाइक एक क्वेश्चन का आंसर हमने किया एंड फिर वो फिर से चेक करना पड़ता है, अच्छा एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि ये हमने सही किया है या गलत। ये सब चीज़ें आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर करके देख लें ताकि ये आदत आपकी रियल एग्जाम में जाकर छूट जाए। इसीलिए मॉक टेस्ट है, हर सलूशन जो भी प्रॉब्लम आपकी है उन सब का सलूशन आपके एग्जाम से पहले मॉक है, और मॉक जरूर दीजिए। मॉक देने से फ़ायदा, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों के मॉक हैं वो एग्ज़ाम के ज़्यादा नज़दीक आपको दिखाई देंगे। मैं बहुत आसान एग्जाम का पेपर अगर बना दूं, बहुत आसान, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन उससे आपका भला नहीं होने जा रहा है क्योंकि आप सिलेक्शन से उतना दूर हो जाएंगे। तो महिंद्रा के टेस्ट आप दीजिए, उसके साथ आपको जहाँ से भी दूसरे टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के तौर पर ज़रूर लीजिए, लेकिन यकीन मानिए कि आपको ये टेस्ट देने से एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि हम रियल एग्जाम के ज़्यादा नज़दीक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। सर उसके पीछे मुझे लगता है कारण भी है, लंबा समय हो गया इस बैंकिंग एग्जाम को फॉलो करते हुए। बिल्कुल, अभी तो नहीं, लेकिन एक टाइम हुआ करता था, मुझे लगता है कि बहुत से लोग हम लोगों को फॉलो करते थे और शायद आज भी कर रहे हों। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं, कि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो महिंद्रा के स्पीड टेस्ट को आपको देना ही होगा क्योंकि रियल एग्ज़ाम के काफ़ी करीब स्पीड टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। सर एक और चीज़, अब चूँकि आपने बताया कि प्रिपरेशन को जैसे स्पीड कैसे मेंटेन करनी है और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है, वैदिक मैथमेटिक्स पे काम कर लेना है ताकि कैलकुलेशन के पार्ट पे आप समय बचा सकें, और फिर उसके बाद डीआई और इन सब की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस। सर आता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है पिछले वर्षों में, और वो कट ऑफ हमें किस तरीके का आईना दिखाता है कि कल को हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें किस माइंडसेट के साथ इस एग्ज़ाम को देखना है या इसके लिए अप्रोच करना है। सर उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो आपको ये जो बच्चे पीछे सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी मार्कशीट्स हैं तो उनको देखेंगे तो एक मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 60% या 60 मार्क्स के आसपास के जो मार्क्स हैं वो आपको ओवरऑल में क्वालिफाई कर देते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हमेशा ही लो रहता है। हम चाहेंगे सर कट ऑफ की लिस्ट भी लगा लें। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबल है सर तो लगा दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप जाते हैं तो कट ऑफ हमेशा लो रहता है। जैसे मैथ्स की मैं बात करूं तो जहां 60 मार्क्स आपको टोटल में मिल रहे हैं वहीं पर सिर्फ कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ इस समय अगर आप देख रहे हो तो कट ऑफ है ये एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स की 2021 और 22 की। 21 में अगर आप देखें तो जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 63 है, और वहीं पर 22 का जो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था वहां पर 59.5 है। लेकिन ये कट ऑफ पाना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा स्ट्रेटजिकली वर्कआउट करें। यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ ओवरऑल है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पर अगर आप जाएंगे जिसका ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन बच्चों से बात करके अगर हम देखें तो जैसे मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में करने वाले लोग भी क्वालिफाई हो जाते हैं। ओवरऑल के हिसाब से ये मार्क्स कम है, लेकिन सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए इतना सफिशियंट है। लेकिन क्योंकि एसबीआई की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एसबीआई में कट ऑफ सेक्शनल वाइज नहीं होता है, इसलिए शायद ये पार्ट अवेलेबल नहीं है। सो हमें ओवरऑल देखने को मिलता है। बाकी जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो वहाँ कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज होता है, जबकि एसबीआई में ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के भी आपको काम करना है अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस पर थोड़ा फोकस करिए, उसमें एक्यूरेसी और मेंटेन करिए ताकि आप वहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन करके ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस कर पाए। करेक्ट सर। टॉपिक वाइज अगर वेटेज देखें सर तो ये इससे हमें प्रिपरेशन को लेकर आप क्या आइडिया देंगे बच्चों? जैसा ऑलरेडी मैंने बच्चों आपसे अभी भी डिस्कस कर लिया था कि आप देखिए डीआई का यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्थमेटिक यानी जिन्हें लैंग्वेज हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ 14 क्वेश्चन है, ये 21 का
जो वेटेज था वो है। और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, और उसके अलावा बचे हुए पार्ट से मिसलेनियस मान लें, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस मान लें, सीरीज के मान लें, 6 क्वेश्चंस का सेट था। तो यहाँ आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप किस फील्ड में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इनइक्वालिटी और अप्रोक्सीमेशन को पहले अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एश्योर करता है कि इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम मिल ही जाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम में और डीआई में जब तक आप क्वेश्चन पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप एश्योर नहीं हो पाएंगे कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पहले स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जहां आपको पता है कि यहाँ वेराइटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे इनइक्वालिटी एक लिमिट से ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल नहीं है, सो आप क्वाइट कंफर्ट होते हैं कि मैं यहाँ पर 100% अपना एफर्ट डालकर और रिजल्ट ले लूँगा। तो पहले मुझे वो फोकस करना चाहिए। फिर भी मेरा एक आपको अलर्ट है कि अगर आप डीआई में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो आप पहले डीआई अटेम्प्ट कर लीजिए। सर यहाँ पे अगर देखें जो हमारे टॉपिक्स का अलग अलग 14 क्वेश्चन है उनका डिवाइड है। हाँ ठीक है। जैसे अप्रोक्सीमेशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, या ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, वही सारे चैप्टर्स हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में। ये हम आप पर छोड़ते हैं कि मेरा सजेशन ऑलरेडी है वो अभी भी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम से पहले आप उन प्रॉब्लम्स पे जाइए जो फोकस्ड है। अप्रोक्सीमेशन और बात करूं मैं इनइक्वालिटी, इन पर पहले फोकस करिए। जी सर। ये नेक्स्ट ईयर का है बच्चों, अगर आप देख रहे हो 2022 का सर। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका बढ़ गया। हाँ। यानी 10 क्वेश्चन से वो 15 पर चले गए, कम था। और अर्थमेटिक या अप्रोक्सीमेशन में भी ज्यादा था सर। अप्रोक्सीमेशन में वहाँ 6 थे, वो 4 रह गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पर 5 क्वेश्चन से बढ़कर 6 हो गए हैं। जी जी। तो ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे इधर उधर चलते रहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आपका मेन फोकस है कि अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे हैं जो श्योर हो सकते हैं। हाँ। ठीक है सर। सर एक और चीज़ यहाँ पे आपसे पूछनी थी कि जो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जैसे हमने एक देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में जनरली बनते हैं और किससे क्या वेटेज बनता है, कौन सा एरिया, जैसे आपने कहा डीआई हमारा अगर तैयार हो जाए तो 15 क्वेश्चन तक तकरीबन हम उसमें जा सकते हैं, और उसमें भी आपने जैसे बताया कि क्वेश्चंस में प्रीलिम्स की अगर खास तौर से बात करें तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, कई सारे सिंपल डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस। तो ऐसा है कि अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर डीआई के सेट से 3 सवाल तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं ईजिली, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके पास डीआई को समझ आ गया आपको एक बार में, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ जाइए जहां बहुत ज़्यादा वेरिएशन अवेलेबल नहीं है। डीआई में वेरिएशंस होते हैं, तो मैं आपको वहां पर उलझाना नहीं चाहता हूं स्टार्टिंग में। ये अच्छी बात है कि अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो एक प्लस पॉइंट डीआई में होता है, वो ये होता है कि जब आप एक डीआई को समझ लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी 5 क्वेश्चंस को करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस पर जाते से पहले उन जगहों को आप एश्योर हो जाइए जहां से क्वेश्चंस के छूटने की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कोई। तो आप उन क्वेश्चंस को कतई मत छोड़िए जिनको लगभग सभी करने जा रहे हैं, बिल्कुल, और फिर आप डीआई पर मूव करिए। सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें सर, तो हमने कट ऑफ देख ही लिया है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स को। सर सब्जेक्टिव तो नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा नंबर आप बताना चाहेंगे जो नंबर लगे बच्चे को कि हाँ हमें ये बेंचमार्क है जो अचीव कर लेने पर हम सुरक्षित हो जाएंगे इस एग्जाम को लेकर? इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर लेता हूँ। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथ्स अच्छी है, हाँ, जो मानते हैं कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जी। तो उनके लिए सेफ, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप किसी एक जगह पर इसको लैग करते होंगे। मे बी आप जीए में लैग करते हो, मे बी आप रीजनिंग में लैग करते हो, मे बी आप इंग्लिश में लैग करते हो, तो आपको थोड़ा सा उधर स्पीड स्लो, देखिए टाइम तो आप बढ़ा नहीं सकते। अगर आप सब्जेक्टिव टाइम प्री की बात करें मैथ्स की, तो 20 मिनट से आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उन 20 मिनट्स में अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझते हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। वहीं पर अगर मेरा कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए जीए कमजोर है, तो मैं जीए को पढ़ के बार बार रिकॉल करने के लिए कोशिश करूंगा, रुकूंगा, यानी मैं श्योर होने के लिए कि मैं ये क्वेश्चन कर लूं, मैं एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पर शायद ज़्यादा समय दूं। इसलिए मुझे अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है तो वहाँ पर स्पीड बढ़ानी होगी। तो मैथ्स में अगर आप बहुत तेज हैं तो मैथ्स में तेज जाइए, किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपको थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्लो हैं
तो आपको फास्ट है तो आपको मैथ्स में स्लो होना होगा, मे भी एक चांसेस बनते हैं, ये एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ। तो अब जो लोग स्लो हैं उनके लिए मिनिमम 12 क्वेश्चन सही होने कंपलसरी हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन लेकर ही आप कहीं जाकर किसी दूसरे हिस्से से ज़्यादा मार्क्स लेकर ओवरऑल क्वालिफाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर मैथ्स आपकी स्ट्रांग है तो ये 12 क्वेश्चन की जगह 22 और 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि किसी एक और सेक्टर में आपका जो क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो शायद आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे, तो ओवरऑल ताकि आप वहाँ क्वालिफाई हो जाए। करेक्ट सर। प्री की बात करें सर, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में, यानी पीओ प्रीलिम्स में? और वहीं कंपैरेटिवली मेंस की बात करें तो वहाँ पे हम कैसे क्वेश्चंस को इसके लिए बच्चों आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के जो भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो आप समझेंगे ज़्यादा अच्छा अगर आप उसे देखेंगे। करेक्ट। तो मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि जब आप प्री लेवल पर आते हो तो प्री में क्वेश्चंस ज़्यादातर डायरेक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एसबीआई है तो इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है वो कहीं ना कहीं दूसरे बैंक के मुकाबले या किसी दूसरे एग्जाम के मुकाबले इनडायरेक्ट ही रहेगा, यानी आपको प्री में भी एक लेवल देखने को तो मिलेगा ही। और जब आप मेंस में आते हो तो ये बिल्कुल अलग लेवल पर चला जाता है, जिसको आप बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक ही क्वेश्चन, जैसे आपने सर एक क्वेश्चन देखा होगा मैथ्स के अंदर, आजकल मेंस में काफ़ी आने लगे हैं और बैंकिंग में Q1 Q2 बेसिस पर। एक्चुअल में अगर आप बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये लगेगा कि वो जनरल क्वेश्चन ही हैं, लेकिन वो आपसे एक्चुअल में Q1 नाम पर एक आंसर और Q2 नाम पे दूसरा आंसर निकलवाने की बात करता है, उसके बाद उनके कंपैरिजन करने की। तो कंपैरिजन तब आप कर पाएंगे जब आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नॉर्मल वे में क्या होता था कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ तो मुझे उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ Q1 Q2 के रूप में मुझे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर मैं एक ही सॉल्व कर पाया तो मैं उस क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं गेन कर पाऊंगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो बढ़ा देता है एसबीआई अपने एग्जाम के अंदर, जिससे पार आप 2 ही तरीके से पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, उस लेवल के क्वेश्चंस को जिस लेवल का एसबीआई आपसे पूछता है एग्ज़ाम देकर, अब वो एग्ज़ाम रियल में देकर आप ये नॉलेज लेना चाहते हैं या स्पीड टेस्ट महिंद्रा के देकर उससे ये नॉलेज लें। मुझे लगता है आप में से सारे लोग महिंद्रा के स्पीड टेस्ट से ये नॉलेज लेना ज़्यादा पसंद करेंगे कंपैरेटिवली इसके कि आप रियल एग्जाम में जाकर ये नॉलेज लेकर आएँ। तो सर कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट दीजिए और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको इवेल्युएट कीजिए और उसके बाद उसको रिजॉल्व कीजिए। सर प्रिपरेशन का एक लाइन आपका क्या रहेगा, एक समरी लाइन अगर आप बोलना चाहें कि मैथ्स को लेकर प्रिपरेशन ऐसे करके आप स्टडी बना के चलिए, और फिर एग्ज़ाम का भी वही एक समरी हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कैसे एग्ज़ाम। ये सबसे कठिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि कैसे प्रिपरेशन करें। जी, कैसे पढ़ें ये तो बताया जा सकता है क्योंकि वो पढ़ाने का काम हम लोगों का है। कैसे प्रिपरेशन करें ये इंडिविजुअल बच्चे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके घर में क्या है, किस लेवल पर हैं आप, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो आपको देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा खुद को। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट एक ही है, रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना आपको फाइनल रिजल्ट तक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट है नहीं। हाँ, आप अपने आप में अगर एक बार पढ़कर कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो ये आपका बोनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, और अगर आपको एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए तो आपको उतनी बार पढ़ना होगा, तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अवेलेबल हमारे पास और आपके पास सभी के पास 24 आवर्स ही हैं, उन्हीं में से हम कुछ समय अपने लिए इस तरीके से निकालें कि अपनी आगे आने वाले जो बहुत सारे आवर्स होंगे जॉब करने के बाद उसे संवार सकें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को मैथ्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को इस एग्ज़ाम में बना सकते हैं या अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा सर ने कहा, सबसे पहले तो अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए कि आपको सिलेबस पता चल जाए, फिर उसके बाद आपका अवेयरनेस होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से ये समझ लें कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है। एंड फिर जैसा सर ने बताया आपको कि आप डीआई के सेक्शंस को अलग प्रिपेयर करिए, उसके लिए आपकी अलग स्टडी हो सकती है। अर्थमेटिक में अगर आप देखें सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड या फिर आपके जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए अलग आपकी स्टडी हो सकती है। एंड सिमिलरली सर ने बोला जैसे कि मॉक टेस्ट दे के आप
अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं एग्जाम में, कि आप एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस क्वेश्चन को पहले करेंगे और किसको बाद में करेंगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। थैंक यू सो मच सर। हम आते हैं अभी रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सर आपने लंबे समय तक इंतजार किया, थैंक यू सो मच। सर पहला सवाल है कि SBI PO प्री का रीजनिंग और मेंस का रीजनिंग दोनों की प्रिपरेशन में क्या हमें अलग से लाइन लेके चलनी चाहिए या एक साथ हम एक लाइन में उसको लेके चलें, दिमाग में रखते हुए कि हम प्रीलिम्स की कर रहे हैं लेकिन मेंस भी हमें तैयार करना है? थैंक यू बसंत सर। सबसे पहले तो हम बात करें, अगर जो प्री और मेंस की बात करते हैं तो हमें ओवरऑल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। प्री और मेंस की बात तब हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं जी, तो प्री में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है जी, मेंस में आता है। थोड़ा साइडली चांसेस हो सकते हैं कुछ परसेंटेज 10-20% को नीचे करने के, करेक्ट, अदरवाइज जो रीजनिंग का पेपर होता है मोर और लेस ऑलमोस्ट कॉमन होता है। थोड़ा स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है, कुछ टॉपिक एडिशनल हो जाते हैं। तो हम ये तो करेंगे नहीं कि हम कुछ टॉपिक पहले तैयार कर लें उसके बाद, और टॉपिक वही है 7-8 टॉपिक में पूरी रीजनिंग कंप्लीट होती है। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं कि 50 टॉपिक और सबको तैयार करना है। तो आपको 7-8 टॉपिक में, हाँ, उन 7-8 टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि उसमें अपने आप बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। करेक्ट, तो पहले कहने का मतलब है प्री और मेंस को अलग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अगर हम खुल के बता दें अगर आपको, तो मेंस में लॉजिकल के पोर्शन को थोड़ा इंक्लूड कर देते हैं। तो लॉजिकल का पोर्शन ऐसा नहीं कि आप पिछले 1 महीने में ही तैयार करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, वो आपकी डेली लाइफ स्टाइल होती है एक्चुअली में। करेक्ट, तो उसको भी पैरेलल में लेके चलना चाहिए। प्री बिल्कुल सही है। अगर आप कॉमन बात करें तो थोड़ा बहुत चेंजेस अगर होंगे तो केवल लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ अदरवाइज जो 7-8 चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन पर ही पूरे एग्जाम्पल आपके बेस्ड होंगे। सर PO प्री में SBI के रीजनिंग का पैटर्न क्या होता है? प्री की अगर बात करें तो पैटर्न तो वही है, 35 क्वेश्चन, जैसा कि पता है अभी आप सभी को 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के हैं, 20 मिनट्स का टाइमिंग, एक टाइम बाउंडेड होता है, 20 मिनट्स का टाइम होता है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी होती है क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट ना कह के एक ऐसा पोर्शन है जो हमने अपने बचपन से इस्तेमाल किया है। मैथ्स तो जब हमने थोड़ा समझदार हुए तो सीखने की कोशिश की, क्लास में आए तब सीखने की कोशिश की। इंग्लिश थोड़ा हम पढ़ने लायक हुए तब ABCD की बात की हमने। जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा समझदारी जब हम कम से कम सोचने समझने लायक हो गए। लेकिन अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दिमाग तो बचपन से मिल गया, जब पैदा हुए दिमाग आ गया, और दिमाग का इस्तेमाल हमने होश में रहते हुए या हम उतने कॉन्शियस नहीं थे, अपनी बात को प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे तब भी दिमाग लगाते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बार एक साल के बच्चे को चींटे ने काट लिया, वो चींटे को हमेशा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो पकड़ने की कोशिश करता है, मदर फादर क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, हटाते हैं उसको कि चींटा काटने ले। बच्चे को क्या पता चींटा काटेगा, लेकिन एक बार अगर चींटा काट लेता है 1 साल की उम्र में, तो बच्चा जब भी चींटे जैसी चीज ऐसी दिखाई देती है तो उससे भागने लगता है। ये ना मैथ्स है, ना या इंग्लिश है, ना जनरल अवेयरनेस है, ये रीजनिंग है। जहाँ क्यों है बस उसके पीछे उसको बच्चे को पता है ये कुछ ऐसी चीज है जो हमको दर्द देती है, बिल्कुल, तो वो उस जगह से अपने आप को हटाने लगता है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि रीजनिंग का जो भी पोर्शन है इसमें जो 20 मिनट्स टाइमिंग दिया गया है, इसमें इतनी प्रैक्टिस कर ले, इतना प्रोसेस कर ले, और ये अपने इंटरेस्ट का गेम है। पहली पजल का मान पहली होता है, पहली बचपन से हमने इस्तेमाल किया है और मज़ा लेने के लिए किया है, तो हम इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मानते और ना होता है एक्चुअल में ये। तो इसकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट, और जैसा कि टाइम बाउंड सिचुएशन में दिया गया है तो उसको हम कैसे क्वेश्चन्स को कैटेगराइज करें कि पहले सिंगल लाइन में क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लें, जो बंच वाले क्वेश्चन हैं उसमें भी इनइक्वालिटी अगर है, या हम देखते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, या इस तरह के क्वेश्चन जो बंच में कोडिंग डिकोडिंग है, या फिर डायरेक्शन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिया। सर मेरा अगला सवाल भी यही आप इसी टॉपिक से रिलेटेड था कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, और फिर उस एग्जाम में और प्रिपरेशन में क्या स्टडी होनी चाहिए और एग्जाम में अप्रोच करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जो प्रैक्टिस है वही एग्ज़ाम है जी। अगर आप प्रैक्टिस इसी तरीके से, हम कभी क्रिकेट खेलते थे तो हमारे कोच भी बताते थे, प्रैक्टिस जब करो तो एग्जाम की तरह, यानी कि मैच की तरह, और जब मैच खेलो तो प्रैक्टिस की तरह। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए कि आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, इतनी लर्निंग, इतना कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए वहाँ पर। वैसे ही जब आप एग्जाम दें तो आप प्रैक्टिस की तरह, मतलब प्रैक्टिस में जैसा होता है थोड़ा हम फ्री रहते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, तो अप्रोच का तरीका ये होना चाहिए।
तो जब भी हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे तो हम चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी सीरियसनेस वैसी होनी चाहिए कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम के पैटर्न को बेस में हर एक क्वेश्चन, हर एक स्पीड टेस्ट हमारे लिए एक पेपर होना चाहिए। जब हम इस सीरियसनेस के साथ पेपर देते हैं वो फील आता है। जैसा कि अभी हमारे मैथ्स एक्सपर्ट ने बताया था कि दिमाग के साथ साथ मसल्स का भी उतना ही अवेयर होना जरूरी है। और ये मसल्स कब होती हैं? ब्रेन ही आदेश देती है पूरे मसल को कि आपको इतनी तेज़ी से अपने हाथ को चलाना है, इधर उधर अपने आप को एडजस्ट करना है, इस पोजीशन में बैठने पे अलग पोजीशन होती है, इधर ऐसे बैठते हैं। तो उस तरीके का ज्ञान तभी से जब इतनी प्रैक्टिस आप चीज़ों को कर लें और प्रैक्टिस एग्जाम के पैटर्न की तरह करते हैं तो अपने आप में आपके अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है। तो उस तरीके से अप्रोच करना आपके लिए आसान होता है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करिए तो सारे टॉपिक हमने बताया 6, 7, 8 टॉपिक हैं मैक्सिमम। प्री की अगर बात करते हैं जहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, जो हमने प्रीवियस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं उसके बारे में बात करते हैं, हालांकि अभी आगे दिखाएंगे भी। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसके एक क्वेश्चन भी सिंगल हो सकते हैं या मल्टीपल में कोडेड फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। इसके अलावा पजल का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। अगर 35 क्वेश्चन की बात करें तो मोर और लेस 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पजल से रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं और बाकी सिलॉक्स हो जाता है और एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें वर्ड्स फॉर्मेशन करना, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखा जाए तो 6 और 7 टॉपिक हैं केवल प्री और मेंस। और मेंस में क्या डिफरेंस हो जाता है? मेंस में केवल लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन और थोड़ा सा स्टैंडर्ड का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक कॉमन होते हैं। कौन से टॉपिक्स हैं आपके हिसाब से जिसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको जिनको देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि बस इसको देखते ही खत्म कर देना है, यानी रैपिड स्पीड से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है? और कौन से वो टॉपिक्स है जिन पे हमें ठहर जाना, अच्छा ठीक है रुको इसको इत्मीनान से अच्छे से करना है क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार में बनाएंगे, थोड़ा सा समय बचा के रखते हैं, वो आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले हमने बताया सिंगल लाइनर क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे मेथड हैं, वो सारे मेथड आपने अप्लाई कर लिए होंगे खुद अपने आप से, तो वो मेथड आपके लिए आसान हो जाएगा। जो मेथड आपने कभी नहीं किया है उसको सोचने में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेथड कोडिंग डिकोडिंग के, डायरेक्शन की अप्रोच करने के तरीके के, या ब्लड रिलेशन कोडेड जो होती है उसके कुछ फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारा केवल ये मानना है कि हम कैटेगराइज अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम जगह पे पहुंचना ही होता है। तो हमारा पहले से कहना है सिंगल लाइनर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि पजल को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हमारी सेकंड चॉइस में आता है और उसमें भी वेरिएशन पे डिपेंड करता है। पजल भी अगर सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि पजल सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पजल को सॉल्व करना कंपलसरी है, लेकिन पजल भी डिपेंड करती है कि वेरिएशन क्या है, क्योंकि पजल की वैरायटी या पजल की डिफिकल्टी लेवल तब बढ़ता है जब उसमें बहुत सारे वेरिएशन बढ़ाते जाते हैं। तो देखकर जो पजल आसानी से वेरिएशन में कम दिखाई दे उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए और बाद के पोर्शन को अटेम्प्ट करिए बाद में। लेकिन हम बार बार प्रिकॉशन कहेंगे कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसको पहले कर लीजिए इसको बाद में कर लीजिए। सिंगल लाइन को पहले करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने 15 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट कर लिए हैं, बाकी के 25 क्वेश्चन रह गए हैं। तो इस साइकोलॉजिकल हमको फायदा देता है ये। बाकी करना सभी को है, मैक्सिमम प्रयास करना है जितना ज़्यादा करें, क्योंकि मुंबई में कोई तैयारी कर रहा है पिछले 3 साल से और वो अटेम्प्ट कर रहा है सारे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो या 30 कर रहा है या 25 कर रहा है तो कंपटीशन तो हमारा उससे भी है। तो हमको कोशिश करनी कि स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच पाए। हाँ, ये सही है, मिनिमम मार्क्स को सिक्योर करने के बाद अपने, लेकिन जब 20 मिनट्स आपको रहना ही यहाँ पर है, 20 मिनट का बॉन्ड है, आप बॉन्डिंग पोजीशन में पहुंच गए हैं, आप इधर उधर स्विच भी नहीं कर सकते कि चलो रीजनिंग जल्दी से करने के बाद इंग्लिश में चले जाएंगे या इंग्लिश करने के बाद मैथ्स में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। रहना है तो हमें एक्यूरेसी का ध्यान देते हुए स्पीड को कायम करते हुए काम करना है। सर, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और उसकी एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहा है और किस तरीके से हम उसको लें और उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे लाइन दें, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे सर कि स्क्रीन पे हमारे जो ये रीजनिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो हमारे कट ऑफ्स रहे हैं या जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक बार देख लें। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि कट ऑफ ओवरऑल होता है इसमें, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो हम 59 पॉइंट के आसपास, 59% के आसपास अगर बात करें, या फिर इसमें जो दिया गया है SBI PO में
वेटेज दिया गया है। लेकिन हमने इसके बाद कट ऑफ की आपने बात की थी, तो कट ऑफ में भी 59 के आसपास रहता है, 22, 20 में 21 में शायद 68 के आसपास रहा था, 63 के आसपास रहा था, और बाकी इसमें 21 में 22 में रहा है, 59 के आसपास रहा है। तो कट ऑफ तो प्रोसेस है। कट ऑफ के साथ में हमें अपने सेक्शनल कट ऑफ की बात हमने पहले से भी बताया नहीं की है। हमको अप्रोच करने का तरीका देखना है कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें। अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो हमको कोशिश करनी है कि कम से कम मोर देन 60, इसलिए रीजनिंग की बात करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है। तो आप 60 के आसपास अगर आपकी वैल्यू रहती है लगातार और आप क्वेश्चंस को इतने सॉल्व करते रहते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की 100% बन जाती है। करेक्ट सर। कट ऑफ को छोड़ दें सर, अगर कि हम एग्जैक्टली चूंकि प्रीलिम्स में ये नहीं समझ सकते कि क्या कट ऑफ पूछे गए हैं, हाँ किस तरीके के कट ऑफ हमारे प्रीवियस मतलब क्या कट ऑफ बना है हमारे एग्जाम में, प्रीलिम्स का एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं होता है। ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात करें तो सर जनरल में 58 या 59.50 59.5 करेक्ट सर। तो ये अगर कट ऑफ है, हम अपने सब्जेक्ट से यानी रीजनिंग सब्जेक्ट से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कट ऑफ में प्रीलिम्स के, देखिए और कितना सोचना चाहिए, हाँ, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल सही है। इंग्लिश को थोड़ा सा हम रख देते हैं, अलग की बात करते हैं। रीजनिंग में हमारा अपना मानना है कि 50% से पोर्शन ज़्यादा अगर आपका अप्रोच होता है, क्योंकि ये जो आपकी जो कट ऑफ बनी है ओवरऑल बनी है, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन को लेके बनी है। जी सर। हमारा मानना है कि अगर कोई 50 से 60 के आसपास एक मतलब मिनिमम कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं, और सेफर साइड 70 के आसपास यानी 65 टू 70 के आसपास अगर आप, और चूंकि स्टैंडर्ड जो होता है एसबीआई का वो अच्छा स्टैंडर्ड होता है, उसमें चूंकि जैसा कि राघवेंद्र सर ने पहले बताया था, वो एक तरीके से लैंडमार्क साबित करता है। जो पेपर बनता है उसके बाद आईबीपीएस से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उसके बेसिस पे बनते हैं या उस तरीके के सिमिलरिटी के साथ बनते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देता है। तो इसमें अगर क्योंकि पहली बार जब आता है कुछ ना कुछ नया चेंज जरूर मिलता है, चाहे वो मैथ्स में मिले चाहे वो रीजनिंग में मिले। इंग्लिश में भी मिलने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चेंजेस मैथ्स और रीजनिंग में दिखाई देते हैं। तो उसमें ओवरऑल अप्रोच करने का तरीका हमारा ये है कि अगर हम 70, 65, 60 टू 70 के बीच में अगर अप्रोच कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है अप्रोच करना। सर हम देखना चाहेंगे, एक बार चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम की कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हमारे लास्ट ईयर में, वो दिखा दें। ये सर देखिएगा पिछले कुछ वर्षों का यहाँ पे आंकड़ा है, जिसमें पजल्स का वेटेज, सीटिंग अरेंजमेंट का, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड। देखिए हमने आपको शायद पहले ही बताया था कि मोस्टली 7 और 8 टॉपिक्स में पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें। जी प्री की बात हमने पहले ही बताया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कॉम्बिनेशन है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी पजल मोर देन 50% पोर्शन पजल से रिलेटेड आता है। तो आप बचा हुआ पोर्शन क्या हो गया, वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, मिसक्लेनियस हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए पूरे इस चार्ट में कहीं पर भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम 7-8 टॉपिक की जो हम बात करते रहे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, आज नहीं आप इसके पहले के 1 साल 2 साल पहले के भी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको इन्हीं 6-7 टॉपिक्स में ही क्वेश्चन मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि इसकी एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, पजल में कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये हम 35 क्वेश्चन पजल के ही बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें अपने आप को बैलेंस करना होता है पेपर को, तो ये एक और पजल इसलिए होती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीख पाए, और ये एडवर्स कंडीशन में कंट्रोल करना सिखाता है। तो इसलिए पजल इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हमें अप्रोच करनी है। सर अगर मैं बात करूं कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है अगर प्रीलिम्स को लेकर बात करें, 35 में से, जैसे आपसे तो मैंने बहुत बार सुना है कुछ सोचना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी आप पीओ प्रीलिम्स को लेकर, एसबीआई के पीओ प्रीलिम्स को लेकर क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सही है। अगर हम तो हमेशा इस बात को मानते हैं और हमें पता है बच्चों का कैलिबर रीजनिंग में स्पेशली ऐसा है कि वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैथ्स में नहीं कहता क्योंकि सब्जेक्ट है, कभी हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग ना समझ में आई हो, लेकिन रीजनिंग में कैसे, हाँ लेकिन अगर सेफर साइड की बात करें तो अगर हम 25 से लेकर 30 के बीच में अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलाई करते हैं तो ये आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। एक्यूरेसी के साथ अगर 25 प्लस बिल्कुल
उसके ऊपर आप 35 कर सकते हैं जो, तो जो कर उससे सकते अच्छा मैक्सिमम कुछ पे नहीं। जा सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन 25 से ऊपर जितना लाएंगे वो आपके लिए पॉजिटिव। सर एसबीआई पीओ प्री में कैसे क्वेश्चंस यानी हम लेवल कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे एक तो हुआ आईबीपीएस के पीओ के प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के पेपर्स भी बच्चे देखते हैं। एसबीआई में हम किस लेवल के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये वैसे ही होगा या कुछ इसमें अलग होता है? क्योंकि इसको देखिए- लेकर सर बातें बहुत है। देखिए बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की जी। और हम बात करें एसबीआई पीओ की, हम्म। तो मोर और लेस कहा जाए तो थोड़ा बहुत अगर स्लाइटली डिफरेंस आता है तो इन दोनों में कहीं पर भी हो सकता है। आरआरबी के जो एग्जाम होते हैं वो इन कंपैरिजन टू एसबीआई और आईबीपीएस थोड़ा आसान होते हैं। और आसान इसलिए क्योंकि टाइम के सिचुएशन, और चूंकि आरआरबी है, आरआरबी में जितने बच्चे अट्रैक्ट होते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको केटर करने के लिए उनको मतलब उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, या कहा जाए कि उनके पास सबके पास कोचिंग नहीं हो पाती है या उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर लर्निंग करता है और अच्छे ढंग से लर्निंग कर रहा होता है तो उसके चांसेस हों, स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और स्पीड का मतलब एक्यूरेसी के बिहाफ पे नहीं हो सकता, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी फिक्स चाहिए। लेकिन अगर एसबीआई और आईबीपीएस की बात करते हैं तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मतलब जो भी क्वेश्चन हम करें, चूंकि उसका लेवल और स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, तो पहले उसको समझना है, उसके उसकी प्लानिंग करनी है और उसके उसको सॉल्व करना है। 3 पोर्शन में हो गया, तो इसके लिए अप्रोच करने का तरीका चेंज हो जाता है। सर अगर एग्जाम में हमें मान लीजिए 15 क्वेश्चन पजल के मिल जाते हैं और बाकी क्वेश्चन हमारे नॉर्मल एसबीआई पीओ का ऐसा सिस्टम है, आप क्या सलाह देंगे? पहले पजल 15 क्वेश्चन सिक्योर करे स्टूडेंट, या फिर वो बाकी नॉर्मल सिंगल लाइनर या जो इनइक्वालिटी, सलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनके क्वेश्चंस को अप्रोच करे? कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे बच्चों का, कि मैं पजल करता हूँ तो वहाँ अटक जाता है अगर कहीं पे, तो आगे फिर समय नहीं मिलता, जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं वो भी छूट जाते हैं। और अगर हम सिंगल लाइनर क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें समय का अंदाजा नहीं लग पाता, कई बार पजल पहुंचते पहुंचते लगता है कि अब पजल के लिए तो समय ही नहीं बचा, जल्दबाजी में पजल होती नहीं है। सर क्या सलाह देंगे? हमारी सलाह हमेशा से है कि आप पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को ये अप्रोच करें। उससे सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है जी। और करना हमने पहले ही बताया आपको, अगर क्वेश्चन है तो करना तो आपको है, पजल भी आपको करनी होगी। पजल का केवल तरीका ये, जितनी प्रैक्टिस उतना ही पजल में आपको कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। लेकिन पजल चूंकि नए नए टाइप की हो सकती है, नए नाम की हो सकती है, नए फ्लोर हो सकते हैं, अलग तरीके से प्रेजेंट किया सकते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में वो फिक्स तरीके हैं जो आपको पता है। 15 तरीके 16 तरीके हो सकते हैं, उसी के बीच में आएगा। डायरेक्शन में आपको पता है, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, घूम जाएगा, इधर जाएगा, 90 डिग्री जाएगा, 45, सब पहले से आपको जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको पहले से दिखाई देते हैं। पजल बिल्कुल नया होता है क्योंकि देखता रही कैसे होगा। हाँ, उसमें सेटिंग अरेंजमेंट पता लग जाता है कि सर्किल में है, स्क्वायर में है, लेकिन हमारा मानना है कि सबसे पहले आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन, और वो उस पर प्रिकॉशनरी ध्यान देना है कि उतने ही टाइम के साथ करें जितना कि टाइम के साथ आप पहले करते रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अल्फा न्यूमेरिक शुरू किया है और आराम से उंगलियां चटकाते हुए भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। इधर से 15 गिनने हैं, फिर उधर से 12 गिनने हैं, फिर इधर से हटा देना है। जैसी प्लानिंग स्ट्रेटजी आप पहले स्पीड टेस्ट में करते रहे उसके साथ में, चाहे वो पहले करते हो या बाद में करते हो, वैसी प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ सिंगल लाइनर क्वेश्चन को करना है, मान के चलना है। उसी फिक्स टाइम में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को हमने देखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, जहां पर 2 मिनट में 1 मिनट में 5 क्वेश्चन होने चाहिए, उसके लिए वो 5 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकली वहां पर अपने आप को वो वीक कर लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, और इसको सोचने में एक्स्ट्रा कॉसेस हो जाते हैं, और जहाँ एक्स्ट्रा कॉसेस होते हैं वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। पजल में आपको पता है मुश्किल है, जैसे आप कोई भी टास्क करें आपको पता मुश्किल है तो अपनी 100% से ज़्यादा स्ट्रेंथ पहले ही लगा देंगे। लेकिन जब आपको पता है ये आसान रास्ता है, तो आप बाई नेचर, बाई ब्रेन अपने आप को कैजुअल एटीट्यूड में ले आते हैं। इससे बचना होगा। अदरवाइज पहले सिंगल लाइन क्वेश्चन को अप्रोच करें, उसके बाद पजल पे जाएं, और पजल पे भी इसी अप्रोच के साथ कि ये क्वेश्चन हमको 100% सॉल्व करना है। और उसकी भी कैटेगरी, अगर आपको पजल देखते ही समझ में आ रहा है, वेरिएशन कम है और इसको आसानी से हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, उसको पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सर बहुत बढ़िया पॉइंट आपने एक हाईलाइट किया, और मुझे लगता है कि जनरली
कोई स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या है, और नए दौर में जो हैं जिन्होंने कम एग्जाम्स देखे हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उनके साथ ये समस्या अक्सर मुझे लगती है स्टूडेंट्स के बीच में बनी रहती है। और ये पॉइंट आउट किया सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उन टॉपिक्स में, जिन टॉपिक्स जो बहुत हल्के सस्ते होते हैं, उनमें ना चाहते हुए भी वो एक रिलैक्स मोड आपका जो जाता है सर, वो थोड़ा थोड़ा सेकंड्स का समय वो शायद वैसे नहीं पता चलता है, पर इन टोटलिटी जब आप लास्ट में पेपर के पहुंच रहे होते हैं तब आपको उसकी कमी फील होने लगती है कि जी वहाँ पे हमने समय ज़्यादा लगा दिया है, जो वेस्ट हो गया, जहाँ पे हम समय बचा सकते थे। बिल्कुल आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने यहाँ पे हाईलाइट किया। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा कि किस तरीके से हमारे सब्जेक्टिव प्रिपरेशन होने चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। तो सर लोगों की बातों से समझ में सिर्फ एक चीज़ आई, आप कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कई सारी चीज़ें तो आपके एग्जाम पे डिपेंड करती हैं, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करती हैं। इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए ज़्यादा बेहतर स्टडी हम आपको हर एक पॉइंट पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपको चेक लगाने की जरूरत है, और ये सारे चेक्स अगर आप लगा लेते हैं तो आप अपनी खुद की, अपने लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं सर, हम अब कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं सर, उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक जो बहुत कॉमन सा सवाल मैं जब क्लासेस लेता हूं तो उसके दौरान भी, सर स्पीड नहीं आती है, कैसे इंप्रूव करें? सर स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ है इसमें। स्पीड बढ़ाने से पहले, जैसे हमने पहले बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले खड़े होना सीखा, खड़े होने के बाद चलना सीखा, और चलने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा दौड़ना सीखा, और फिर हम जब दौड़ने लगे तब हम स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड ऐसे ही प्रोसेस है। स्पीड का प्रोसेस ये, स्पीड तभी आएगी एक्यूरेसी के साथ में। आप स्पीड में तो एक ही बार में सारे टिक लगा दीजिए, काम खत्म। इससे अच्छी तो स्पीड हो ही नहीं सकती है। एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो, स्पीड बढ़ गई। स्पीड का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो भी टॉपिक आपके आते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो नहीं आते उस पर प्रयास करना है, लेकिन अगर आप देखें तो जो भी टॉपिक आपने किए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, जो हमने आपको टॉपिक बताए हैं, इस पर आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। और ये बार बार प्रयास स्पीड कब होता है? स्पीड टेस्ट के साथ। स्पीड तभी होगी जब स्पीड का टेस्ट होगा। तो स्पीड का टेस्ट आपको पता है, महिंद्रा में स्पीड का टेस्ट होता है, और स्पीड टेस्ट करने में आपको कॉमन सारे जो भी सब्जेक्ट हैं वो एक साथ मिलते हैं, और विद इन टाइम लिमिट मिलते हैं, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो लगातार पहले जब आप स्पीड टेस्ट रेगुलर सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है कौन से टॉपिक हमारे अभी थोड़ा कमज़ोर हैं, या कौन से टॉपिक हमको क्लियरली आते हैं। तो हमारा हमेशा से लोगों से बताना रहा है कि अगर आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग मिलते हैं तो हो सकता है 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हों, 15 क्वेश्चन रह जाते हों। तो हमारा मानना, जो 20 सॉल्व होते हैं उस पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसी 20 में आप समय बचा सकते हैं। भाई समय किसमें बचेगा? जो आपको आता होगा। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन में 1, 2, 3 सेकंड भी, 1 सेकंड मान लीजिए बताते हैं, तो 35 क्वेश्चन है, 35 सेकंड का मतलब हो गया आपके लिए कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा एज मिल सकता है। ये हमने एग्जाम्पल 1 सेकंड की बात की है। अगर ये 5 सेकंड कर सकते हैं, ये 10 सेकंड कर सकते हैं, तो मल्टीप्लायर कर लीजिए। 10 सेकंड का मतलब 35 क्वेश्चन कितने हो गए? 35, 350 सेकंड, 350 का मतलब है कितने मिनट हो गए? 6 मिनट। 6 मिनट जिसके पास ज़्यादा उसके सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं स्पीड स्ट्रेटजी पे भी हमें लग रहा है निर्भर करती है। बिल्कुल। मतलब स्पीड का मतलब वो आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हो जाएं, एक जो दिया गया समय है उसके अंदर आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हो जाएं। और जैसे आपने कहा कि पजल्स में समय, जो आपके स्पीड वाले टॉपिक्स हैं जिसमें जल्दी से कर सकते हैं, उसमें जितना समय बचा सकें वो समय अल्टीमेटली आप पजल्स पे जब जाके लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से तो बढ़त आपके पास पहले से ही है। टास्क वैसे ही लेना है। हाँ। कि एक क्वेश्चन भी है तो उसका एक निर्धारित समय है, उस समय के अंदर करना, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ। सर अगला सवाल हमारे मैथ्स मेंटर सर से है, और ये प्रश्न ये है सर कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ये मतलब बिल्कुल जनरल सवाल है, और आप जैसे अभी तैयारी करने के लिए हमारी ब्रांचेस में अगर हम जाते हैं, वहाँ पे भी यूट्यूब पे क्लासेस होती है महिंद्रास की, वहाँ पे भी कि सर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर या स्पीड टेस्ट में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप कुछ बताइए उसके लिए क्या करें? मुझे तो लग रहा है अच्छा है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। जी ये रियल एग्जाम नहीं है। हाँ। रियल होता तो दोबारा मौका देने का शायद ना मिलता, क्योंकि ये मॉक है तो ये है ही इसीलिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप दोबारा कोशिश करके अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ सके। अगर ये ओरिजिनल एग्जाम होता सर
तो शायद हम आप ये क्वेश्चन दोबारा ना पूछ रहे होते। तो मॉक है, जी प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं बस। प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्रूवमेंट आप चेक्स जैसे सर ने कहा कि वो आपको हर जगह पे देखना पड़ेगा, स्टेप से चलेंगे तो सबसे बेहतर है और निश्चित रूप से आपका स्पीड बढ़ जाएगा। सर आपसे सवाल है कि मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी एडमिशन लिए और या एग्ज़ाम है तो अभी वो सोच रहे हैं सारा रिवीजन कर लेंगे उसके बाद हम मॉक टेस्ट देने जाएंगे। मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए इसके बारे में बताइए। और जो लोग नए हैं वो उनका कहना है कि अभी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो हमें सारे टॉपिक्स आते नहीं हैं, स्टार्ट कर दिया अभी से तो 1-2 टॉपिक हमने पढ़े हैं या 4 टॉपिक पढ़े हैं तो वो अच्छा नहीं लगता फिर वो पेपर में। सर अगर हम बात करें लास्ट 24-25 ईयर्स में जी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सामने रिपीट हुआ है वो यही रिपीट हुआ है कि हम स्पीड टेस्ट कब से देना शुरू करें या मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें। हम लोगों को बताना चाहते हैं एक्चुअल में ये आपकी साइकोलॉजी है, स्ट्रेटजी बनाने में भी 2-4 महीने लग जाते हैं। तो या तो एक तरीका कि सारा सिलेबस पहले कंप्लीट करें और उसके बाद स्ट्रेटजी चालू करें, लेकिन मुंबई में बैठ के कोई पहले दिन से स्पीड टेस्ट देता है और वो स्ट्रेटजी उसके साथ बनाता है। स्ट्रेटजी अब आप बात करें अगर आपने स्विमिंग सीखी होगी तो आपने भले लाख स्ट्रेटजी घर में लेट के बनाई हो बेड पे कि हाथ ऐसे चलाएंगे पैर ऐसे चलाएंगे, लेकिन पानी पे जाने पर जो बचाने की अपने आप में टेंडेंसी होती है एक्चुअल में वही तरीका होता है। तो आप जब तक उस पानी में कूद कर आप अपने आप को हाथ पैर चलाना, फ्लोटिंग, हाथ पैर किस तरह चल रहे हैं डजंट मैटर, सबसे पहला एम होता है मैं किसी तरह से यहाँ निकल के दूसरे किनारे पे जाना है, वो प्लानिंग आपके साथ होती है। तो स्पीड टेस्ट पहले दिन से ही अप्रोच इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैथ्स ऐसा कौन व्यक्ति है, जितने भी पर्सन यहाँ पर हैं या देख रहे हैं, आप बताइए कौन सा ऐसा मैथ्स का टॉपिक है जो 8th लेवल के पहले आपने पढ़ा नहीं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इंग्लिश कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने बचपन में 8th लेवल तक नहीं पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच सारी पढ़ी है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ा है। करंट अफेयर्स में आपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम याद किए हैं, बचपन से कर रहे हैं। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो पॉलिटी और हिस्ट्री के बारे में अच्छे ढंग से आप अप्रोच करते रहे हैं। मतलब कहने का है ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो 8th लेवल तक आपने नहीं पढ़ा है। रीजनिंग एक जरूर हो सकता है लेकिन वो तो आपने मजे के लिए इस्तेमाल किया है, वो तो हमेशा खाली समय में रीजनिंग ही तो लगाई है। लोग कहते हैं बड़ा दिमाग लगाता है ये, तो ये मजा लेते हैं ना हम लोग रीजनिंग में, मतलब दिमाग लगाने का काम होता है। तो ऐसे कहने का मतलब हुआ कि जब आपको सारे टॉपिक पहले से क्लियर है तो पहले दिन ही अगर आप आए हैं तो पहले दिन ही ये टेस्ट करो कि एक्चुअल में जो परसेंटेज हमने पढ़ा था और यहाँ जब परसेंटेज क्वेश्चन आया तो हमसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ पहली बात, और अगर हुआ तो कितने टाइम में हुआ और कैसे अप्रोच करना चाहिए, तब इसकी स्टडी शुरू होगी। जब तक नहीं दोगे तब तक ये फील ही नहीं आ पाएगा। तो हमारा मानना है स्पीड टेस्ट पहले दिन दूसरे दिन कंफर्ट जोन में आइए, स्टार्ट करिए, क्योंकि वो सारे टॉपिक इसके अंदर हैं जो आपने पढ़े हैं। 1-2 टॉपिक हो सकता ना पढ़े हो तो उस पर आप काम करेंगे तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। सर अभी एक और सवाल है कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे एसएससी जैसे एग्जाम्स में होता है, बैंक में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? और अगर हाँ तो क्या है, नहीं है तो फिर क्या प्रीवियस ईयर हमें मदद कर सकता है प्रिपरेशन में और कैसे? तो इसका सीधा जवाब, जैसे हम और आप जी 2 आँखें, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ से बने हुए हैं और भी अंग हैं, यानी सभी के पास अंग वही हैं लेकिन फिर भी दिखते अलग अलग हैं। तो सर इसका बहुत सीधा जवाब है, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन सीधे जरूर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वही होगा जो वहाँ रहा है। कुछ बदलाव हो सकते हैं ताकि शक्ल सूरत थोड़ी अलग सी दिखने लगे, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। इसलिए प्रीवियस के पेपर्स जरूर देखिए, उनको प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि वो बहुत रियल क्वेश्चंस हैं और उन्हीं से थोड़ा फिगर्स को, थोड़े लैंग्वेज को चेंज करके एक नया क्वेश्चन जनरेट करना है। अल्टीमेटली आने उन्हीं चैप्टर्स से हैं जो आपके सिलेबस में है, बट देयर इज लॉट ऑफ वेराइटी। क्यों? क्योंकि हम उनको रीस्ट्रक्चरिंग करके एक नए रूप में जनरेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सीधा आंसर है सर, प्रीवियस ईयर का पेपर बिल्कुल 100% देखिए। अभी नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी इस गलती को सुधारिए। सर अगला सवाल है संजीव सर आपसे, और वो ये है कि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत नर्वस हो जाता हूँ, क्या सलाह देंगे आप? हमारा तो मानना है ये पॉजिटिव लोग होते हैं,
जो एग्ज़ाम टाइम में नर्वस होता है। नर्वस वही होता है जिसको चिंता होती है कि हमने पूरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पढ़ाई की है, इसकी वजह से थोड़ा नर्वसनेस होनी भी चाहिए। लेकिन नर्वसनेस इतनी हो कि हम आगे काम ही ना कर पाएँ। जैसे एक स्टूडेंट हमसे बात कर रहा था, उसने कहा कि सर हम जो है रात भर पढ़ते रहे और 3 बजे तक पढ़ाई की और सुबह जाके पेपर दिया। हमने कहा क्या फ़र्क पड़ा? तो उसने कहा कि फ़र्क ये पड़ा कि सर हम जो है एक पज़ल सॉल्व कर रहे थे, पज़ल में पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाए। वहाँ भी नींद आ गई क्योंकि 3 बजे तक वो पढ़ा था। हमने कहा एक तरीका ये अप्लाई करो कि आप जिस दिन एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले बहुत रिलैक्स मोड में रहो, थोड़ा बहुत जो पढ़ना पढ़ो, उसके अलावा रिलैक्स मोड में रहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम उसने दिया, फॉर्चुनेटली क्वालिफाई हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे इस वजह से हुआ, आप लोग स्ट्रेटजी बना ली, एक दिन पहले पढ़ना ही नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कहने का मतलब है नर्वसनेस होनी चाहिए लेकिन एक लेवल तक। नर्वस ये हो कि हमें सीरियस रहना है। हम अगर क्रिकेट, विराट कोहली है, विराट कोहली भी जब क्रिकेट बैटिंग करने जाता है तो नर्वस थोड़ा होता है, लेकिन वो नर्वस से ओवरकम करना आप ही को आना चाहिए। आप ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर विश्वास रखना होगा, और ये नर्वसनेस को हमारे अंदर जो आती है वो हमारी वजह से आती है और दूर भी हमारी वजह से ही होगी। तो इतना स्ट्रांग आपको होना होगा कि अपनी चीज़ों को बार बार वो बैंग ना करें और हम वो काम करें जिससे हमारा सिलेक्शन होने की संभावना है। और ये अच्छे लोगों की निशानी भी होती है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए किसी का भी, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है वो आपको ड्राइव भी करता है, पॉजिटिवली बहुत अच्छा ड्राइव करता है किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन अगर वो आपके ऊपर हावी होने लगे, आपको डोमिनेट करने लगता है, वो सिचुएशन में आप अभी एक लेटेस्ट, सॉरी आपको रोक रहे, एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। एक हमारे कैंडिडेट से बात हो रही थी, अभी रिजल्ट आया है IBPS क्लर्क का, उसका RRB PO का एग्ज़ाम होना है, क्लर्क का फाइनल एग्ज़ाम होना है, जेन्स का एग्ज़ाम होना है। तो उसने कहा कि हम रिज़ल्ट नहीं देखेंगे इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट अगर देखेंगे वो कहीं नहीं हुआ तो मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम 16 के बाद देखेंगे। तो हमारा ये मानना है, ठीक है आपने सोचा है, लेकिन अगर इसका रिवर्स सोचो, सिलेक्शन हो गया तो क्या होता? अगर सिलेक्शन हो जाएगा कितने दुगने जोश से आप पेपर देने जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये हमें डिपेंड करता है हम किस तरह की चीज़ों को लेते हैं। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल है सर राघवेंद्र सर आपसे कि पिछले कई एग्जाम में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा इसका मतलब कि कोई एग्जाम फाइनली जो है वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाया, या फिर कहीं की पास पहुंच के वापस आ गए। बार बार जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके हाथ में फेल्योर आता है, तो उससे हैंडल करने के लिए हर किसी के बस का नहीं है। आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो फिर भी वही एनर्जी के साथ वो अगला एग्जाम देने जा सके, जो पिछले कई बार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए? सर देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है पीछे के चीज़ों को लेकर आगे के एग्जाम्स को देना उस प्रेशर के साथ। इसका ऑप्शन आपके पास नहीं है बच्चे। आपको ये समझना होगा कि आपके जो पीछे एग्जाम्स गड़बड़ हुए हैं उनके पीछे कुछ रीजन होंगे, वो रीजन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मे बी आप उनको आइडेंटिफाई ना कर रहे हो, रिजल्ट एज इट इज छोड़ दिया आपने और आप जो कर रहे थे इससे पहले वैसा ही कर रहे हो आज फिर, जबकि वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट में कुछ और चीज़ें शामिल होंगी जिनको आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा। क्यों? 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप सिलेक्शन मटेरियल के रूप में नहीं बने हैं तो भी ये रिजल्ट आ सकता है कि आप बार बार फेल हो रहे हैं, और हो सकता है कि आप सिलेक्शन मटेरियल हो लेकिन आप अपनी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ या कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। मे बी जैसा सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन करता हूँ, मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, सब टीचर्स मेरे बुक को बहुत अप्रिसिएट करते हैं, और हम लोग के साथ लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे सॉरी आए भी हैं जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन वो रिजल्ट में उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एनालिसिस करके, उनसे डिस्कशन करके हम लोगों ने पता लगाया कि उसके अंदर एक नर्वसनेस वाली प्रॉब्लम है कि वो जब एग्ज़ाम में पहुंचता है तो इतना नर्वस हो जाता है कि ये मान बैठता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यानी उसने अपने सिलेक्शन होने के प्रोबेबिलिटी को ऑलरेडी पहले ही जीरो कर लिया। तो फिर बात करके, समझा के, अल्टीमेटली समझना और समझाना खुद को आपको ही है। हम एक रिक्वेस्ट बस यही करेंगे कि जो हो चुका है उसको पहले जानने की कोशिश करिए कि ये हुआ क्यों है, और उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करिए ताकि आपका अगला रिजल्ट उस रूप में कन्वर्ट हो सके जो अभी तक आप पाना तो चाहते थे लेकिन पा नहीं पाए हैं।
यानी आपका सिलेक्शन। बिल्कुल सही बात सर आपने बोली कि इस बात से रिग्रेट करने के लिए और उसका बर्डन लेके आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये सोचना है कि पिछली बार कमी कहाँ रह गई और वो कमी को आपने किस हद तक दुरुस्त किया है। अगर आप करते चलें तो वक्त के साथ निश्चित रूप से आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप अपने सिलेक्शन के करीब होंगे और बेशक आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। सर अगला सवाल संजीव सर आपसे है कि प्री और मेंस हम ऐसी प्रिपरेशन लेके चलें, प्री और मेंस दोनों लेके चलें, या फिर प्री पहले ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स को केवल करें, जब मेंस अगर निकलने लगा प्रीलिम्स तब मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर ऐसे हैं जो आज के समय में ये कहते हैं अभी प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, जब प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब मेंस के हिसाब से सोचेंगे। तो सर उनको क्या सलाह देंगे आप? प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो समय तो 1 ही महीने का मिलेगा, तब क्या करोगे? वो वाला अटेम्प्ट तो खत्म हो गया। हाँ, एक अच्छा प्री आपने निकाल लिया, बहुत मेहनत करी, 1 साल से 1.5 साल मेहनत करी, केवल प्री की तैयारी कर रहे थे आप। जब प्री हो गया, इतने अच्छे लेवल बना लिया, प्री हो गया, अब मेंस के लिए बचा 1 महीना, तो वो तो अटेम्प्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप मेंस की तैयारी करंट अफेयर एकदम से कैसे तैयार करोगे, बाकी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना तो कैसे करोगे, डीआई के अलग से टॉपिक कैसे तैयार करोगे, जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें हमने पहले की है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो प्री और मेंस कुछ नहीं होता, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हम जब बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, हम लोगों ने लिखा है एग्ज़ाम पे चर्चा SBI PO 223। इसका मतलब 2023 का मतलब क्या है, हम SBI PO की तैयारी करने की बात कर रहे हैं, हम प्री और मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम लोग चर्चा प्री पर बेस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि जब हम तैयारी करें, क्योंकि जब अगर हम स्पेशली रीजनिंग की बात करें, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कॉमन हैं, तो हम अलग अलग के लिए अप्रोच क्या करेंगे? हम ये कहेंगे प्री वाले सारे क्वेश्चन पहले लगाएंगे, मेंस को छोड़ देंगे? नहीं, मेंस को लगाने से प्री के क्वेश्चन और जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितना लेवल आपका बढ़ता है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े होगे एरिया कम दिखाई देगा, 5 स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े होगे एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, 10 स्टोरी, 15 स्टोरी और 20 स्टोरी, 20 स्टोरी पे जब आप खड़े होंगे तो आपका एरिया अपने आप में बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो तैयारी अगर बैंक के यानी कि अगर पीओ के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो क्लर्क का पेपर है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम क्लर्क की तैयारी करेंगे तो पीओ के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पीओ की तैयारी करने से हमारे ये क्वेश्चन हमको जल्दी नजर आने लगेंगे, जल्दी दिखने लगेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में हमारी अप्रोच ऐसी हो जाएगी, हमारे सोचने का तरीका पजल में ऐसा हो जाएगा कि हम जल्दी से जल्दी सारे लूप होल जितने पॉइंट्स हैं उनको जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। ये फायदा होता है। तो प्री और मेंस की तैयारी 100% साथ होनी चाहिए। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कई दिनों का प्रोसेस है। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मजा लेने लगेगा वो अपने आप को सबसे पहले आगे लेके आएगा। हमारा ना प्री और मेंस का कॉम्बिनेशन साथ में ही होना चाहिए। तो एक स्केल अगर हम बनाएं कि आपकी प्रिपरेशन बैंक एग्जाम में फाइनली सिलेक्ट होने का एक स्केल है प्रिपरेशन का, एक आप क्लैरिकल प्रीलिम का बेसिक लेवल ले लो और SBI PO मेंस जैसे एग्जाम का हायर वर्जन ले लीजिए। वो स्केल तक अगर आप पहुंच जाते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो बस अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये होना चाहिए उस स्केल तक की प्रिपरेशन हमारी हो जाए तो हमारे इसके बीच में लाई करने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे वो कोई प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा, क्लर्क या PO या फिर कोई और एग्जाम, आपके लिए वो सारे एग्जाम्स बने हुए होंगे और आप निश्चित रूप से क्लियर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये भी बहुत तैरता हुआ सवाल है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ लें, किस जगह से पढ़ना स्टार्ट करें। सर ये मतलब पढ़ने का सोर्स को लेकर आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठता है। तो उसके लिए सर तो एक तो हम अपने जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब जहाँ पे आप क्लासेस देख रहे हैं उस पर भी क्लासेस चलती हैं। SBI को लेकर हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, मॉर्निंग 9 AM से लेकर आपकी 12 नून तक क्लासेस चल रही हैं। तो 9 to 10 आपका रीजनिंग की क्लास होती है, 10 to 11 आपकी इंग्लिश की क्लास और 11 to 12 आपकी मैथ्स की क्लास रेगुलर बेसिस पे चल रही है। सर उसके अलावा कहाँ से पढ़ें इसके बारे में सर बताइए। आज के समय में शायद ये पूछना कि कहाँ से पढ़ें बहुत इरेलेवेंट हो जाता है, और बात सही आपने कही। लेकिन उसके अलावा आपके आसपास के शहरों में हम लोग अवेलेबल हैं महिंद्रा के रूप में, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पहुँचने में आपको कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन, जैसा कि अभी सर ने आपको दिखाया है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपस में मिलकर पढ़ाई करिए। एक ग्रुप स्टडी का माहौल ज़रूर रखिए अपने साथ, क्योंकि वो सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो मटेरियल्स की कमी नहीं है आपको। आज तो तमाम चैनल्स के ऊपर और बाकी जगहों पर आपको टेलीग्राम पर
बहुत सारे PDF और इस तरह का कॉन्सेप्ट चला है। आजकल लेन देन ज़्यादा हो रहा है, उनसे पढ़ाई बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आपको कलेक्शंस मिलते हैं उन्हें सीरियसली लीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहाँ भर भी प्रॉब्लम आए उसको अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछने की कोशिश करिए, और अगर आपके आसपास महिंद्रा अवेलेबल है तो वहाँ जाइए और वहाँ हम आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। वहाँ के टीचर्स आपके लिए हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे और कब सलूशन आप इसका पा सकते हैं। एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत हाईलाइटेड पॉइंट सर आपने कहा कि लेन देन ज़्यादा है कंटेंट को लेकर, लेकिन उस पर अमल कम है। और ये मैं जैसे आपके मुंह से ये शब्द निकला मेरे दिमाग में आने लगा, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है सर। इनफैक्ट प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि ये वाला मुझे नोट्स दे दो, वो वाला दे दो, वो क्वेश्चन दे दो, सारे वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन उनमें कितनों पे काम हुआ है। आप एक नोट्स ले रहे हैं, आपने उसको कितना यूटिलाइज किया, आपने कभी इसको सोचा है? शायद सर मुझे लगता है कि जो जितना लोग कंटेंट इकट्ठा करते हैं वो उतना उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात सर आपने पॉइंट किया, और आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, किसी और को जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। स्वयं से पूछिए कि वाकई में क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि कंटेंट ले ही रहे हैं कि सिर्फ और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कंटेंट अगर आपके पास आता है तो उसको यूटिलाइज करने पर ही, अब किताब में नॉलेज होगी सर उसका कोई मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं है, वो बंद पड़ी हुई आपके पास कितनी किताबें आ जाएं। नहीं सर, एक बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। जी सर। इस जो आपने बताई किताबों में नॉलेज बहुत है, हाँ लेकिन वो मेरे काम की तभी है जब मैं उसका यूज़ खुद करूँ। जी सर। इसी पर एक बात कहा करते थे, एक सज्जन हमारे टीचर थे मेरे, एक्चुअल में वो अध्यापक थे, तो कहते थे कि भाई तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे लग रहा है, फिर तो इस हिसाब से एक दुकानदार जो किताब बेचता है वो सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला होना चाहिए, क्योंकि उसके पास लगभग सारी चीज़ें होती हैं, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप उस किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस बुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस लिटरेचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो आपका नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। एक बेहतर कन्वर्सेशन के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान आउट करने में और सिलेक्शन पाने में ये वीडियो निश्चित रूप से मदद करेगा। और अगर आप इस वीडियो की छोटी छोटी बारीकियों पे, मुझे लगता है कि बहुत सामान्य रूप से सर लोगों ने बहुत आप ऐसे कह सकते हो कि जो अनुभव के आधार पर जो बातें शेयर करी हैं, उनकी बातों में अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत कुछ ढूंढने को मिलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ, सर ने कहा कि पहली मंजिल पे खड़े होकर देखने पे कितना दिखेगा और आप 20वीं मंजिल पे खड़े हैं तो वहां से कितना दिखेगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप उस 20वीं मंजिल तक अपनी प्रिपरेशन को लेके जाएंगे, जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही एग्जाम पर चर्चा पर। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जहां पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर और जनरल अवेयरनेस जो कि मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेंगे, और हमारे सारे मेंटोर्स का हमेशा आपके लिए प्रयास रहता है, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए सोचते हैं। यानी आप हमारे लिए प्रथम है, आपका करियर प्रथम है, हम आपकी सफलता में ही अपनी सफलता ढूंढते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, और ईश्वर करे आप सफल हो जाइए। साथ में आप सर दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही हम प्रोग्राम्स आपके सामने लेके आते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.